सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक शख्स एक चकोर लाया जिसका एक पाँव नहीं था। जब सुल्तान ने उससे चकोर की कीमत पूछी तो शख्स ने उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई, यानी बहुत महंगी बताई। अब सुल्तान हैरान हो गया और उसने पूछा कि इसका एक पाँव भी नहीं है, फिर भी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बता रहे हो, इसमें से क्या ख़ास बात है? तो वो शख्स बोला कि जब मैं चकोरों का शिकार करने जाता हूँ तो ये चकोर भी शिकार पर अपने साथ ले जाता हूँ और वहाँ जाल के साथ इसे बांध लेता हूँ, तो ये बहुत अजीब सी आवाज़ें निकालता है और दूसरे चकोरों को बुलाता है। जब ये आवाज़ें निकालता है तो इसकी आवाज़ें सुनकर बहुत से चकोर आ जाते हैं और मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस चकोर की कीमत उस शख्स को देकर, यानी मुँह मांगी कीमत देकर चकोर को ज़बह कर दिया। अब उस शख्स ने पूछा कि इतनी कीमत देने के बाद इसको ज़बह कर दिया? सुल्तान ने उस पर तारीख़ी अल्फाज कहे, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। नाज़रीन, गद्दार, जो गद्दार लोग होते हैं ना, गद्दार, वो मुआशरे और मुल्क के लिए नासूर होते हैं। इसीलिए गद्दारी की जुर्म की सज़ा सख्त तरीन होती है। और इस हवाले से जो तारीख़ी वाक़यात हैं अब वो ड्रामों की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। इसलिए बहुत से तारीख़ी ड्रामों में भी आपने देखा होगा कि गद्दारों का अंजाम बहुत बुरा होता है और ये अंजाम दिखाया जाता है ड्रामों में। अच्छा, ये तो थी किताबी बातें। अब ज़रा देखते हैं कि आईने पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। आइन का जो आर्टिकल गद्दारी के हवाले से डील करता है वो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6, जिसके मुताबिक हर वो शख्स गद्दार है जो ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आइनी तरीके से आईने पाकिस्तान को मनसूख, तहलील, मअतल या आर्जी तौर पर भी मअतल करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है या ऐसा करने की साजिश में शरीक होता है। यह है गद्दार या गद्दारी की आइनी तारीफ़ यानी वजाहत। अब इसके अलावा भी गद्दार और गद्दारी की तारीफ़ है। वो क्या है, ज़रा इस पर भी नज़र डालते हैं। वो ये है कि जो शख्स आपकी पार्टी का मुखालिफ हो, आपके नज़रिए से इख्तलाफ करता हो, यानी आपके नज़रिए का और आपकी पार्टी का मुखालिफ हो, वो भी गद्दार है। गद्दार और गद्दारी की ये तारीफ़ सियासी है। 90 की दहाई में इसका बड़ा चर्चा था, फिर खामोशी छा गई, लेकिन आजकल फिर इस पर शोर मचा हुआ है। क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि सियासत में सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए एक दूसरे पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। कौन मुहिब्बे वतन है, कौन नहीं है, कौन वतन से कम प्यार करता है, कौन नहीं करता है, हमारे रहबर खुद से एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे रहनुमाओं के पास शायद एक ऐसा कोई आला है किसी की हुब्बुल वतनी जांचने के लिए, या कह लें कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी शख्स का नाम डालते हैं, उसका नाम लिख दें और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इन्हें फ़ौरन बता देती है चंद सेकंड्स में कि ये तो गद्दार है, अच्छा ये वतन का मुखलिस है और ये गद्दार है। यानी वो टेक्नोलॉजी इनको बता देती है कि कौन मुखलिस है वतन के साथ और कौन गद्दार है। अब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम अरूज पर है, लेकिन सियासी जमातें वोट लेने के चक्करों में कह दें कि सारी तहजीब ही भूल कर बैठ गए। मैं यहाँ किसी एक जमात को कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ, यहाँ सभी कसूरवार। अब अली अमीन गंडापुर जो पहले ही एक मुतनाज़ शख्सियत हैं, उन्होंने कह लें कि जोश खिताबत में साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह दिया और नवाज शरीफ को डाकू कह दिया। अब उनके इस बयान के बाद सेनेट इजलास में वो कोहराम मचा कि खुदा की पनाह। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के हवाले से नामुनासिब बयान पर सख्त एहतजाज किया। ऐवान में नारेबाजी की गई और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव भी कर लिया गया। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान क्या कहती हैं कि जिस वज़ीर पर मुकदमा दर्ज है वो आज़ाद कश्मीर में जाकर माहौल आलूदा कर रहे हैं। अब उनका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ये होते कौन है गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले। ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अरे शहरी रहमान ने भुट्टो साहब की खिदमात गिनवाई और ख़िदमत गिनवाने के बाद सवाल किया
कि क्या ऐसे होते हैं गद्दार कि जिस शख्स ने मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया, 90,000 जंगी कैदियों को वापस लाया, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको गद्दार कहा जा रहा है। उस शख्स को जिसने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, उस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है। उनका कहना था कि गंदी ज़बान वाले वज़ीर आज़ाद कश्मीर पहुँचे हैं। अब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून वो भी खामोश नहीं रही और नून लीग ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर अपना रद्द अमल दे दिया। आज़म तारड़ कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदानों से आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर हुक्मरानों को वोट चोर ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए, उनका अपना रवैया देख लें। अब इजलास के दौरान साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने एहतजाजन नारे लगाए और चेयरमैन ने उन्हें मना किया, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। रज़ा रबानी साहब क्या कहते हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के ऐसे मौसिन हैं जिनकी अक्ल की वजह से मुल्क आज यहाँ खड़ा है, और अगर आज पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार हैं तो उसका सेहरा भी भुट्टो साहब के सर सजता है। अच्छा, रज़ा रबानी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन इस मौके पर उनका भी जज्बात पर काबू नहीं रह सका। उन्होंने क्या कहा कि अगर इसी तरह की सियासत होगी ना और इसी तरह की गुफ्तगू होगी तो यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अगर ऐसी सियासत करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म को चोरों और डाकुओं से याद किया जाएगा, इन नामों से याद किया जाएगा कि फ़लाँ चोर फ़लाँ डाकू, तो हमारी ज़बान भी खुलेगी और ये मुनासिब नहीं होगा। अब नाज़रीन, कितना बड़ा अलमिया कह लें, अलमिया है ना ये हमारी सियासत का, कि यहाँ अपनी गलतियों पर गौर करने को कोई तैयार नहीं होता। अपनी कही हुई बात पर माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। कोई पहले तैयार तो हो कि हम कहाँ गलत हैं, फिर माफ़ी की बात आएगी ना। अब अली नवाज़, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ऐवान में गालियाँ दी थीं और बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रिवायत में कह लें कि माफ़ी मांगी। लेकिन काश ये रिवायत हमारे तमाम रहबरों में आम हो जाए कि चले गलती का एहसास तो फिर माफ़ी भी मांगी जाए, कोई एग्जाम्पल सेट की जाए। अच्छा, मैं बात करती हूँ, पहले अली अमीन गंडापुर साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा जी। अब ये जो बात है ये मानने वाली है कि जी जो माजी की तमाम हुकूमतें हैं उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई भी खातिर ख्वाह काम नहीं किया था, और तमाम सियासी जमातें और माजी की हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार भी हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जिन अल्फाज का चुनाव किया, जो अल्फाज बोले, बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। गद्दारी का टाइटल देने का इख्तियार किसी शख्सियत के पास नहीं है। फिर कैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने बयान दे दिया? चले कहने कि अली अमीन गंडापुर से गलती हो गई, जोश खिताबत में बोल दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बयान का भरपूर दिफा किया गया। ये क्या बात हुई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहजाद वसीम ने ऐवान में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन जलसों में की गई जो बात है उस पर यहाँ बात की गई, जबकि आप वीडियो क्लिप्स निकाल कर देख लें, अपोजिशन पार्टीज़ के टॉप लीडर्स भी यही बातें करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो ज़बान उनकी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर जलसों में इस्तेमाल की उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और शहजाद वसीम का कहना कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़े तल्ख वाक़यात हुए हैं। इस ऐवान में वो जमातें बैठी हैं जिन्होंने मोहसिन पाकिस्तान, कायद आज़म को काफिर पाकिस्तान कहा। कायद आज़म को काफिर कहने वाले भी ऐवान में खड़े होकर माफ़ी मांगे। अब ये बात दुरुस्त है, ठीक है कि सियासत की किताब तल्ख हकीकतों से भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें भी इमरान खान साहब को वोट चोर कहती रही, इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले करती रही। इमरान खान साहब की साबिक जो अहलिया हैं जमाइमा, उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए और इमरान खान साहब भी ये कहते रहे कि मुखालिफिन की वजह से जमाइमा का पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने जमाइमा को इंग्लैंड भिजवा दिया और इसी वजह से उनकी शादी भी नहीं चल सकी। अब आज़ाद कश्मीर की मुहिम में नून लीग इमरान खान पर कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाती है। अब ये भी एक किस्म का गद्दारी का इल्ज़ाम हुआ ना। अब यहाँ पे मैं ये जो अली अमीन गंडापुर है ना, उनकी बात का दिफा बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो कहा बहुत गलत कहा, और अली अमीन गंडापुर के तर्ज़ सियासत से अगर मैं कहूँ कि इमरान खान और उनकी जमात को नुकसान हुआ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है कि अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद पैसों की बंदरबांट की और इस हवाले से उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं कहती हूँ कि अली अमीन गंडापुर को दूसरों की इस्लाह करने की बजाय अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
और बोलने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि गद्दारी का लेबल देने की रिवायत ये हमारी सियासत में नई नहीं है। कभी ये कोई कह देता है किसी को, कभी ये कोई कह देता है किसी को। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का अपना माजी औरतों की किरदार कुशी को लेकर भरा पड़ा है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को मुल्क दुश्मन तक कहा, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। कहा गया कि मोहतरमा ने भारत को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। अब आप वक्त का ये सितम देखिए। आज दुनिया जान चुकी है कि कौन है वो जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल करके भारत को खुश कर रहा है। और भारत कौन है? हमारा रिवायती हरीफ, हमारा दुश्मन। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ने श्री मज़ारी को किन अलकाबात से नवाजा, पूरी कौम ने देखा भी, पूरी कौम ने सुना भी। आबिद शेर अली जलसों में कैसी, मेरे ख्याल से मुझे ये कहना चाहिए, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते रहे। सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सब ने सुना। और मुस्लिम लीग नून में दर्जनों ऐसे रहनुमा और हैं जिन्होंने अपने कायद के नक्शे कदम पर चलकर ख़वातीन सियासतदानों के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया, बाज़ारी ज़बान का इस्तेमाल किया, किरदार कुशियाँ की ख़वातीन की। नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सियासी हरीफों ने जगह जगह, गली गली यही पैगाम दिया कि खुदा न ख्वास्ता मोहतरम बेनज़ीर शहीद मुल्क की दुश्मन है। सियासी हरीफों ने आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद से इसलिए हाथ नहीं मिलाया कि वो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि कहें कि ज़बरदस्ती गले भी लगा कर रखा। अगर पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात थी, अब सवाल, अगर वाकई पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात थी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख़ानदान मुल्क दुश्मन था, तो फिर उसी ख़ानदान के बिलावल को क्यों गले लगाया गया? मर्दान जलसे में मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे आखिर क्यों लगाए, क्यों लगवाए और क्या सोच कर लगवाए? अब नज़र मुस्लिम लीग नून आज अली अमीन गंडापुर के बयान पर नोहा पड़ रही है, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि भुट्टो साहब को सबसे पहले गद्दार कहने वाले कौन थे? खुद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब। अगर मियाँ साहब को अली अमीन गंडापुर ने डाकू कहा था, मुस्लिम लीग नून भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहती है, जो अवामी वोटों से वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुँचे हैं। अब यही नहीं, वज़ीर आज़म साहब को भी कई मरतबा इन्होंने डाकू कहा और कहा गया कि इमरान खान साहब ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। वो कहते हैं कि एक उंगली आप किसी पर जब उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ खुद ब खुद उठ जाती हैं। अब मैं साबिक जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं जी, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन उन्होंने कह लें कि अपने अमल से अपने मुखालिफिन को खुद अपने ऊपर उंगलियां उठाने का मौका दिया। सब जानते हैं नून लीग के कायद थी कश्मीर और भारत को लेकर आखिर पॉलिसी क्या थी और ख़ुद वो क्या फरमाया करते थे। अब कैसे मिटाएंगे ये तारीख से बातें, कैसे मुकरेंगे इन बातों से, कैसे कहेंगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है? चलाइएगा, याद करवाइएगा इनको, चलाइए क्लिप। सुना आपने कि नून लीग के कायद क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कल्चर एक है, दोनों मुल्कों की एक ही सकाफत है। यानी नवाज शरीफ साहब तो भारत और पाकिस्तान को एक बताना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कश्मीर में कारगिल की जंग भारत के पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ थी, यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ ये जंग करके अच्छा नहीं किया था, ये कह रहे हैं। और यही नहीं, नून लीग के कायद इस पर भारत से शर्मिंदा भी हैं और भारत से माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन मैं फिर भी इन पर कोई फतवा नहीं लगा रही। आबदा हुसैन साबिक सफ़ीर हैं, साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, नून लीग की काबीना में वज़ीर भी रह चुकी हैं। उन्होंने नून लीग के कायद को बहुत करीब से देखा है और कहते हैं ना, जो करीब से देखता है वो आपके बारे में सही राय भी दे सकता है। उनका ये कहना था कि नून लीग के कायद को उसामा बिन लादेन सपोर्ट करता था, इनकी माली मदद करता था। अब ये माली मदद क्यों और कैसे की जाती रही, ये अब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ंडिंग किसी को भी कोई ऐसे नहीं करता, फ़ंडिंग किसी को भी ऐसे ही नहीं की जाती, उसकी कोई ना कोई वजह होती है और कोई बड़ी वजह होती है। जो किसी पर इन्वेस्ट कर रहा होता है, ज़रा सोचिए, वो मुफ्त तो नहीं कर रहा होता ना। किसी पर सरमायाकारी करने वाले के अपने अज़ाइम होते हैं, ज़ाहिर बात है, अपने मकासद होते हैं। नून लीग के कायद ने बेनज़ीर भुट्टो को कभी इक़्तिदार से निकालने, कभी उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए और अनगिनत कह लें कि पैसा खर्च किया। फिर भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार का ये कहना कि भारत ने नून लीग के कायद पर सरमायाकारी की है। अब ये सब इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं, छोटे मोटे इल्ज़ामात लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं साबिक वज़ीर आज़म की पत्नी पर सवाल नहीं उठाऊँगी, क्योंकि मेरी डोमेन ही नहीं है।
अच्छा, मरियम नवाज साहबा भी कुछ कह रही हैं, ज़रा इनका भी क्लिप चलाइए। सुना नाज़रीन, ये नून लीग की नायब सदर आज़ाद कश्मीर के हर जलसे में बार बार ये कहती हैं कि वो कश्मीर की बेटी हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कश्मीर के बेटे हैं। मरियम नवाज को ये बात बार बार क्यों करना पड़ रही? अगर ये वाकई कश्मीर की बेटी हैं तो फिर इन्हें ज़रूरत के वक्त कश्मीर की याद क्यों आई? फिर मुखालिफिन की इस बात में वज़न है ना कि एक ऐसी बेटी है जिससे सारी ज़िंदगी कश्मीर आने की तौफीक नहीं हुई, मगर जब वोट की ज़रूरत पड़ी तो ना सिर्फ यहाँ डेरे डाल लिए बल्कि ख़ुद को कश्मीरी साबित करने के लिए बाकायदा अपना शजरा नस्ब भी सुना दिया। ये सब कुछ सियासत है। वैसे तो सियासत अवाम की खिदमत का नाम है, सियासत को इबादत भी कहा जाता है, अवाम की खिदमत करना इबादत है, लेकिन हमारे रहबरों ने इसे अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया बना लिया, कारोबार बना लिया। इसीलिए एक दूसरे पर संगीन से संगीन इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और वो भी बग़ैर सबूतों के। माजी में जो भी हुआ हो गया, अब गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब एक दूसरे को गद्दार और मुल्क दुश्मन कहने का खेल मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए, सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। रहबरों को समझना होगा, क्योंकि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध हुकूमत ने मुहलिक वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए एक बार फिर स्कूल्स, पार्क्स और होटल बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही इंडोर डाइनिंग भी कल से बंद कर दी जाएगी। एक तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है और वहाँ भी कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जो यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक बात है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत एक बार फिर तदरीसी इदारों, होटल्स और पार्क्स को बंद करने जा रही है और इसका बराह रास्त जिम्मेदार मुहलिक वायरस का तेज़ी से फैलना है। तो तदरीसी इदारों और होटल्स में तो वैसे भी कवायद यानी SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, और दाखिले पर टेम्परेचर गन से बाकायदा दर्जा हरारत को देखना, मास्क की पाबंदी और बैठने के निज़ाम में भी। तो फिर क्या ज़रूरी है कि एक अच्छी बड़ी तादाद में मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया जाए, या फिर ज़रूरी ये है कि एक ऐसा निज़ाम वज़े किया जाए कि तमाम कारोबार भी खुला रहे और काम भी चलता रहे किसी तरह? और सियासत और माशरत के लिए एक सवाल ये जहन में आता है कि फिर ये अलग अलग मयार क्यों हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? मेरे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सोमरो साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर सईद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं कासिम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सिंध हुकूमत ने कल से पूरे सूबे में जो नई SOPs हैं वो जारी की हैं। क्या ऐसे फैसलों से पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एतमाद की बात है तो हमारा आज भी आप सब पे एतमाद है, पाकिस्तान के पूरे लोगों के साथ एतमाद है कि वो अपने आप को वॉलंटियर करें, डिसिप्लिन लेके आएँ अपनी लाइफ में। जो डिसिप्लिन और गाइडलाइंस NCOC पाकिस्तान की हुकूमत पिछले 1.5 साल से हम सबको जो है वो अब तो बच्चे को इस पे याद हैं कि वो गाइडलाइंस क्या हैं। हमने वो NCOC की भी वही हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी वही हैं, लेकिन उस पर अगर अमल हो रहा होता, आप खुद अपने TV स्क्रीन्स के ऊपर, अगर आपके कैमरामैन मार्केट्स में जाते हैं, आप और मैं खुद ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस में आने जाने के लिए, तो हम जब मार्केट्स में देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, ओवरऑल हालात हम अपने सराउंड्स में देखते हैं, या जैसे आपने कहा कि SOPs को लोग जहाँ फॉलो करते हैं वो आप खुद देख लेंगे, उस पर बाद आप अंदाज़ा करेंगे कि आज के दौर में जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में हर जगह पर जो है वो जो स्प्रेड है, स्पाइक्स हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ वायरस जो है वो फैल रहा है, और दुनिया में हमसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड पॉपुलेटेड है। हम तो अभी 10-12% पे भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को हमने कितना डिसिप्लिन किया है, और फिर सरकार के पास क्या जिम्मेदारी रह जाएगी कि वो अपने जो है वो लोगों की पब्लिक हेल्थ के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर ये हम इसी तरह से जो हम इनडिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे और हम अपने आप को इस बात के लिए, जैसे हमने कल हमारे कुछ वैक्सीन करने के लिए लोग मार्केट्स में गए हैं, तो उनके साथ जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी हम आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम वैक्सीन नहीं करवाएंगे, बेशक सरकारें कुछ भी करती रहें। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा कि हमें
अपने पब्लिक के, हम इस तरह से लोगों को छोड़ देंगे और फिर हमारे पास जो हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम है वो बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगा। और मेरी और आपकी कल हम उस नैश पे पहुंचे जो हमारे पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल थी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो फिर आप सोचें कि हम हमारी पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिर आप कल को आप आके हमारे सवाल करेंगे कि आप सरकार में थे, आप हुकूमत में थे, आपने क्या फैसले किए। तो हमें पहली बात इसके ऊपर किसी किस्म की, ये ना पीपल्स पार्टी का वायरस है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वायरस है, या ना नवाज लीग का है, ना MQM का है, ना जमात इस्लामी का है, ना जमीयत उलमा इस्लाम का है। ये किसी का वायरस नहीं। ये वायरस इंसान की जात को नुकसान पहुंचाता है। ये ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना किसी और जो है मजहब का है, ना ये किसी रंग नस्ल किसी तरह की जबान का ये वायरस है। ये वायरस जो है वो सिंपल किसी एक इंसान पे अटैक करता है और उस अटैक करने के बाद उसकी जो है वो अल्लाह न करे किसी के लिए जानलेवा साबित हुआ है और बहुत सारे लोग उसकी सफरिंग में। और ये हर घर में इसके इवेंट्स हुए हैं। मैं अपनी फैमिली में हमने जो है वो ये इसके अजाब सहे हैं। तो मुझे तो इसकी बड़ी हम अब फिर गम में हम जब बैठे हैं हर रोज़, ये जो है वो अस्पतालों का जब देखते हैं, पेशेंट्स को विजिट करते हैं, तो आप यकीन करें हम खुद उस बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं। लेकिन लोग भी घरों में रह के बोर हो गए होंगे, लोग भी साइकोलॉजिकली परेशान हो होंगे, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, आउटिंग नहीं कर सकते, उस तरह से लोग अपने फैमिलीज के साथ मिलजुल नहीं सकते। ये सारे मसाइल आपकी जगह पर बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन ये हमारे लिए सेहत का हमारी अवलीन तरजीह है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने में जो है वो अगर इस सख्तियाँ करनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी। डॉक्टर सईद साहब, आपने भी सोमरो साहब को सुना, अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो कोरोना की नई किस्म जो सिंध में भी देखी जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं कि जो सिंध हुकूमत के इक़दाम हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वक्त की आम ज़रूरत है? जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना की सूरत-ए-हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने जब हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे, नंबर्स बहुत नीचे चले गए थे तीसरी वेव में, तो बाकी मुल्क की तरह सिंध में भी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया और नरमी कर दी गई थी। लेकिन जैसे नरमी कर दी गई, फौरी तौर पे SOPs पे अमल होना बंद हो गया और दोबारा से कोरोना ने सर उठाना शुरू किया। लेकिन इस बार सिर्फ कोरोना ने सर नहीं उठाया, बल्कि डेल्टा वेरिएंट जो नया फिनोमिना है और जिसकी विजुअल आपने काफ़ी दिनों पहले दिखाई थी अपनी स्क्रीन पे, के जो इंडिया में उसने तबाही मचाई है, क्योंकि ये बाकी जो कोरोना के स्ट्रेन उससे कई लिहाज से मुख्तलिफ है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इससे बीमारी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। और हमारा जो हॉस्पिटल पे प्रेशर, अगर अभी भी आप विजुअल दिखा सकते हैं, तो काफ़ी जगहों पे हॉस्पिटल्स जो है ना बढ़ने शुरू हो गए ICUs में, और वहाँ पे तो हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते अगर हम मुस्तकिल तौर पे इतनी इसको खुला छोड़ दें और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सिर्फ ना इन्फेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन हॉस्पिटल पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से खदशा है कि ज़्यादा लोग खाना खास सीवियर बीमार हो सकते हैं और उसकी डेथ तक बात जा सकती है, जिससे और हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल मुनासिब टाइम पे सही फैसला किया गया है, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि आवाम को तकलीफ में रखे, लेकिन अगर उससे उनकी जान को ख़तरा है तो ज़िंदगी का कारोबार चलेगा, तब बाकी कारोबार आप चला सकते हैं। ज़िंदगी रहेगी तो बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। ये प्रायोरिटाइज करना लाजमी है और इस वक्त फौरी तौर पे कोई और आसरा नहीं है इसके अलावा कि ये सख्तियाँ की जाए, क्योंकि आवाम SOPs पे अमल नहीं कर रही। ठीक है जी। सोमरो साहब, आपकी तरफ आऊँगी। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी जल्द से जुलूस कर रही है और सिंध में सब कुछ बंद किया जा रहा है। तो सियासत और माशरत के लिए ये अलग अलग मयार क्यों है? वो आपके वाली बात को मैं दोहराऊंगी कि कोरोना वायरस तो फिर जगह देख के तो अटैक नहीं करेगा, जगह तो नहीं देखेगा, बंदे को तो नहीं देखेगा। आज़ाद कश्मीर में भी हमला कर सकता है, सिंध में भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये वफाक के वो इदारे जो वहाँ पर बैठ के इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अगर वो कल को जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाएंगे
या एनसीओसी के जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए अगर किसी किस्म की और सख्ती करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी उसको बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करेगी। और हम किसी सूरत में लॉ अबाइडिंग जो हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इस वक्त इलेक्शन को मॉनिटर करवा रही है, अगर वो किसी किस्म की पाबंदी रखेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इस पे हमारी कोई सियासत नहीं है कि हम वहाँ जुलूस कर रहे हैं और यहाँ पाबंदी, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पर हम अपने तौर पर एज अ पार्टी, हमारा स्टांस पाकिस्तान के हर कोने के लिए यही है, जहाँ स्प्रेड ज़्यादा है प्लीज़ उसको आप बंद करें। प्लीज़ वहाँ पर जो भी सख्तियाँ करनी है पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल करनी चाहिए। और हमारे पास अब आज कराची की रिपोर्ट में हम तकरीबन 19% पे पहुँच गए हैं। कराची के लोकल स्प्रेड है विच इज़ वेरी अलार्मिंग। हम ये पिछले 4-5 दिनों से हम 7% से 19% पे आए। आप सोचें कि हम कितना स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत है। फिर हम थिकली पॉपुलेटेड एरिया हैं। कश्मीर में तो चलो थोड़ा स्केटर्ड पॉपुलेशन है, पहाड़ों पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थिक पॉपुलेशन है। हमारे एक शहर, हमारा हैदराबाद, कराची, सक्खर, लारकाना, नवाबशाह, ये ऐसे शहर हैं जिन शहरों में हम 5-5, 6-6 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। कराची में तो 20 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फिर यहाँ पर वर्टिकल रेजिडेंसेज हैं, जहाँ एक अपार्टमेंट जो है वो 10-15 मंजिला बिल्डिंग है। उसमें अगर हम ये इंडियन वेरिएंट, जो डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि उसकी स्प्रेड इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो अगर वहाँ एक केस आ जाता है तो अपनी फैमिली को करेगा, उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, पड़ोस के घर को करेंगे, उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, दूसरे घर को करेंगे। इस तरह से एक बिल्डिंग के अंदर अगर 600 फैमिलीज रहती हैं तो सारी की सारी इन्फेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा मकसद ये है, हमें अपने सूबे में यहाँ पर रह के हम ये वहाँ पर हम इस पार्टी ये आपने मेरे मुँह से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ या मैं उस डिपार्टमेंट का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ। हम आज भी इस मामले पे किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहते। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी सियासत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट, हम सिंध ने पहले लीड लिया, हमारे वज़ीर आला साहब ने लीड लिया, हमारी वज़ीर सेहत साहबा ने लीड लिया। आप लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेशन किया। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रहा है पूरे इस पेंडेमिक के पिछले 1.5 सालों के अंदर। बहुत पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है। हम आज भी एक्सपेक्ट यही करते हैं। हम आज भी, हमारा मैसेज आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ भी यही है कि हमें इस पे कोई सियासत नहीं करनी। हमें इस पे पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है कि हम देखें, मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। नंबर पहला रास्ता ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, चाइना की मिसाल है, न्यूजीलैंड की मिसाल है, वियतनाम की मिसाल है, ताइवान की मिसाल है, फिनलैंड की मिसाल है और सटा। दूसरा रास्ता ये है कि हम बिल्कुल खुला छोड़ दें, हमारे नेबरिंग कंट्री वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तीसरा रास्ता ये है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन भी करें और अपने आप को एग्रेसिवली वैक्सीन की तरफ लेके जाएं। हम अपने आप को वैक्सीन करवाएं, अपने बच्चों को, फैमिलीज को, बड़ों को और मोहल्ले को। हम इस वैक्सीन हेजिटेंसी हमें खत्म करनी होगी। हमने हर जगह पर वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं, मास वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं। प्लस आपके घरों तक हम पहुंच रहे हैं। हम आपके घरों तक जो है वो वैक्सीन जो आप अगर कोई रिक्वेस्ट करता है वहाँ पहुंच रहे हैं। हर तरह से हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, लोगों को रिक्वेस्ट है आप आगे आएँ। लेकिन इस बात, जब तक हम 70-80% वैक्सीनेशन तक नहीं जाएंगे उस तक मास्क ना छोड़ें, आप ये क्राउडेड जगहों पर ना जाएं और गैर ज़रूरी बाहर निकलना प्लीज़ इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके जो है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग या हम आम लोग, हम खुद घरों में बंद रहें तो हम समझते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। यकीनन लोग रोज़गार के लिए निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, हैंड टू माउथ वाली सूरत हाल है, बिल्कुल परेशानी। लेकिन ये सारी परेशानी हम खुद पैदा करते हैं। हम परेशानी कैसे पैदा करते हैं? एक छोटा सा मास्क, आप ये अंदाज़ा करें कि सरकार एक टेस्ट पे कितना पैसा खर्च करती है, सरकार जिनोमिक स्टडीज़ पे कितना पैसा खर्च करती है, खुदा न खास्ता कोई हॉस्पिटलाइज होता है उस पर सरकार कितना खर्च करती है। फिर अगर कोई सीवियरिटी, क्रिटिकलिटी में जाता है तो उसके ऊपर हमारे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, स्टाफ, नर्स, ये सारा खर्चा आपके ऊपर हो। उससे बेहतर नहीं है कि हम 15 रुपये का या 12 रुपये का मास्क पहन के, या इवन हमारे घरों में टॉवल, पुराने ज़माने में हमने बड़ों से सुनते थे, वो टॉवल लगा के जो है ना वो
वो हम इससे अपने आप को स्प्रेड होने से खुद भी बचें और बाकी चीज़ों से बचें। तो ये काम करने से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन करके हम ये सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन थ्रू यू, आपके पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ, कराची के शहर के पर्टिकुलरली हमारे जो अर्बन एरियाज ज़्यादा जितने बड़े हैं सिंध के, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को डिसिप्लिन करें, वैक्सीन लगवाएं और साथ साथ मास्क और डिस्टेंस को मेंटेन करें। दैट इज़ द ओनली मैसेज दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। डॉक्टर सईद साहब, क्या ये जो नई डेल्टा किस्म का कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए भी वही तरीकाकार अपनाने की ज़रूरत है जो पहले से अपनाया जा रहा है, या इसमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, कुछ मज़ीद SOPs हैं इनको फॉलो करना होगा? नहीं, SOPs वही है। ये वायरस की इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वही सेम है, क्योंकि ये सांस के ज़रिए दाखिल होता है, मुंह, नाक और आंख के ज़रिए दाखिल हो सकता है। अगर हम पोर्टल ऑफ एंट्री अपनी प्रोटेक्ट कर लें, मतलब मास्क पहने और चेहरे को ढांपे, तो इसी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सामाजिक फासले का ख्याल रखें और बार बार हाथ धोएं। तो ये 3 चीज़ें से हम इसको वक्ती तौर पर बचा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज़रूरी है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगाया जाए, तो जितनी जल्दी सब लोग वैक्सीन लगाएंगे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इससे बचा जा सकता है अगर वैक्सीन जल्दी लगवाई जाए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो वैक्सीन के हवाले से भी लोगों की राय है, बड़ी अजीब सी बातें की जाती हैं, बल्कि दूसरों को भी कहा जाता है अरे वैक्सीन ना लगवाना, ये तो ऐसे, इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस हवाले से भी ज़रा लोगों को, इस प्लेटफॉर्म से तमाम आवाम को, जब को सुन रहे हैं, थोड़ा गाइड कीजिएगा कि वैक्सीन लगवाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप महफूज हो जाएंगे किसी हद तक। अगर आप पे बीमारी अटैक भी करेगी तो आप उतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं मुब्तला हो सकते कि आपको ICU में जाना पड़ जाए या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स अगर मैं शेयर करूं कि दुनिया भर में 3.5 अरब लोगों ने अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं, पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज इवन, तो 3.5 अरब लोगों ने जब वैक्सीन लगाई है तो उन्होंने सोच समझ के वैक्सीन लगाई है और वो बिल्कुल सही सलामत है, और इससे पता चलता है कि वैक्सीन की कितनी अहमियत है। तो इसी तरह हमारी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमें कम से कम आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लाजमी लगानी चाहिए। और शुरू में काफ़ी लोग कंफ्यूज थे और हीले बहाने कर रहे थे, तरह तरह के मिथ्स थे, लेकिन अभी वो सारे दम तोड़ चुकी हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अहम इंतजाम किए हैं और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वाफिर मिकदार में वैक्सीन अवेलेबल है। तो आवाम की जिम्मेदारी है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी कि अब जल्द से जल्द जाएँ और वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि अगर थोड़े लोग वैक्सीन लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं होती तो फिर हम सब लोग नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ, ये हमारा एक स्लोगन है, जिससे ये पता चलता है कि जब तक सारे लोग महफूज नहीं होंगे तब तक हम सब एक भी महफूज नहीं है। 2-4 लोग महफूज बनाने से पूरी आबादी महफूज नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी कि सब लोग वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को ऑफर करें और जाएँ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएँ, वहाँ वैक्सीन लगाएँ और अपने आप को भी महफूज बनाएं, अपने घर वालों को भी महफूज बनाएं और इस मुल्क को भी महफूज बनाएं। ठीक है, कासिम सोमरो साहब आपकी तरफ आ रही हूँ जी। SOPs और पाबंदियाँ ठीक है एक तरफ, जो कि ज़रूरी भी हैं इस वक्त, लेकिन क्या इस तरह से जो बेरोज़गारी है उसमें इजाफा नहीं होगा? मुझे पता है किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का फ़ैसला करना कि अगर SOPs नहीं लगाते, पाबंदियाँ नहीं लगाते तो ये जो कोरोना है ये फैलने का खदशा ज़्यादा होगा, और फिर अगर लगाते हैं तो फिर बेरोज़गारी ज़्यादा हो सकती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हुकूमत के पास फिर क्या स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली होती है? इस तरह की बातों पर गौर किया जाता है? बिल्कुल, हम इस पे हमने आज भी जैसे हमने सोचा इस पे कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से एडवाइस आई थी कि आप जो है वो लॉकडाउन कर दें, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने यही आप जो जैसे आपने फरमाया इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए कि हम नहीं चाहते कि लोग इस वक्त इस किस्म के फिर किसी सडन डिसीजन में आएँ। यकीनन स्पाइक बहुत ज़्यादा है और हम पीक की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अब हम 1.5 साल के बाद हमें ये सबक तो सीख लेना चाहिए। हमारे पास 2 मिसालें हैं। मिसाल अभी हमारे नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश की एक मिसाल है, इंडोनेशिया की एक मिसाल है। वहाँ 7-8% पे आया, सरकारों ने इस पे हम इस तरह से नहीं एक्ट किया जिस तरह से हमारी हुकूमतों ने किया है, पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ अब आप देखें, अब इस वक्त पिछले 1 महीने से जो है वो बांग्लादेश में मोरलेस कर्फ्यू की सूरत हाल है और इंडोनेशिया भी इसी सूरत सेम ट्रामा में गुजर रहा है। वहाँ पर भी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और
लॉकडाउन की सूरत हाल है तो यकीनन वहाँ पर भी लोग, जो लेबर है वो इसी तरह सफ़र कर रही होगी, बांग्लादेश में भी इसी तरह से सफ़र कर रही होगी। लेकिन हम जो जिस बात पे आज भी जो है वो तय कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम इस तरफ जाएं, हम नहीं चाहते, ये मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर लोगों ने ये जितने हम मजदूर की बात करते हैं या जो मजदूरों को जो मजदूरी देने वाले मालिकान की बात करते हैं, तो उन दोनों को वैक्सीन लाजमन करवाएं और अपने आप को इस छोटी सी एक कपड़े का मुंह पे जो है ना जो मास्क लगा लें। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी में बैठे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं 2-4 लोगों के साथ, अकेले तो चलो ठीक है, 2-4 लोगों के साथ जाते हैं, या अब अपनी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पर इंडोर इन्वायरमेंट है, जहाँ पर वेंटिलेशन पुअर है, वहाँ जहाँ पर भी आप मास्क पहने रहेंगे तो उससे आप भी सेफ रहेंगे और आपकी मजदूरी भी सेफ रहेगी और आपका कारोबार भी चलता रहेगा। उस पर कोई किसी को कदगन नहीं लगा सकता, ना अगर सरकार जो है वो इतनी बेरहम हो सकती है कि वो इस किस्म के फैसले करे। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि आप पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी पे फोकस करें, अमल करें। डॉक्टर सईद साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बैठते हैं, डरते हैं, दूर भागते हैं, तो उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से क्या मशवरा देना चाहेंगे वैक्सीन के हवाले से? ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैक्सीनेशन एक लाजमी अमल है। जिस तरह हम बच्चों को तकरीबन आपको 10 वैक्सीन 9 वैक्सीन लाजमी लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाने में कोई कबाहत नहीं है। वो ये उसी तरह की वैक्सीन है जिस तरह आपने बचपन में हमने काफ़ी वैक्सीन लगाई है। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मुझे वैक्सीन लगाने के बाद बुखार हुआ, दर्द हुआ, तो ये बच्चों को भी ये बुखार और दर्द होता है अगर आपने उसको महसूस किया हो। तो ये अभी अगर हमें वैक्सीन लगती है तो थोड़ी देर के लिए बुखार या दर्द हो सकता है, उससे कोई ख़तरा नहीं है। उससे फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। और वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना हो जाता है, तो वो भी अपने लिहाज से सही करें। बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो शदीद बीमारी से महफूज हो जाते हैं। अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें बहुत नहीं होता, बिल्कुल शदीद नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं, ICU में नहीं जाते हैं और वो जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। तो वैक्सीन लगाने के बहुत फ़ायदे हैं और इसमें कोई ख़तरा नहीं है। तो बिला खौफ ख़तर लोगों को चाहिए कि आप खुद भी वैक्सीन लगाएं, अपने घर में जितने बड़े हैं उनको भी वैक्सीन लगाएं और ये वॉइस स्प्रेड करें। जिन लोगों ने, जिस तरह मैंने खुद वैक्सीन लगाई है तो मुझे खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लगाई है, तो ये एग्जाम्पल सामने है कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं होता। फ़ायदा ये है कि आप आने वाले जितने भी अभी काफ़ी सारे ये और वेरिएंट्स आते रहेंगे। अभी पीरू से एक नया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी को बुखार होता है या माइनर सिम्टम्स आते हैं तो वो कितनी देर तक रहते हैं? ज़रा ये भी तमाम लोगों को आज गाइड कर दीजिएगा, जितने लोग इस टाइम पर ये सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर वो सिम्टम्स आते भी हैं, बुखार हो जाता है हल्का सा या आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो कितनी देर तक रहता है, कितने दिन तक रह सकता है? ये डिपेंड करता है, हर इंसान का अपना रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होता, कुछ लोग जो है 1 या 2 दिन तक उनको बुखार या दर्द हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 दिन तक होता है और उससे आगे जाके ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक वो उसके बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है और वो महफूज हो जाता है। तो वैक्सीन लगाने से फ़ायदा बहुत है और थोड़ा सा कम अगर दर्द है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है सोमर साहब, आपसे भी आखिरी सवाल मेरा ये कि सिंध हुकूमत ये जो फैसला है इस हवाले से क्या करे, क्योंकि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है वो भी लगाया जा सकता है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि किया भी जा रहा है, तो ये भी तो किया जा सकता है ना जहाँ पे कोरोना की शरह में इजाफा देखा जाए। और अगर अब आगे आप लोगों ने जो फैसला करना है, क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जमा करके सबका मुफाद देखने के बाद, उसको मद्देनजर रखने के बाद फैसला किया जाएगा? देखें, बिल्कुल आपकी बात दिखता है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन की तरफ तो बिल्कुल हमारा फोकस है ही, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये आती है कि ये कोई मतलब दुनिया की प्रैक्टिस देखें और इवन हमारे मुल्क में भी ये प्रैक्टिस देखें, अब उस पर फिर आप वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट सी बन जाती है। लेकिन लॉकडाउन इज़ अ लॉकडाउन, अगर आपको साइकिल तोड़ना है तो लॉकडाउन इज लॉकडाउन। ये स्मार्ट माइक्रो कुछ नहीं होता, लेकिन बस अब इस पे एक थोड़ी सी मैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस वक्त नहीं देना चाहता, लेकिन इशू ये है कि वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन
कि जो अगर जो स्पेसिफिक दुनिया में जिसने साइकिल तोड़ा है वो प्रॉपर लॉकडाउन है। ब्रिटेन ने सफ़र किया है, दुनिया के, अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने किया है और हमने भी किया। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बोला कि हम हर सेगमेंट से बात करें, तो हर सेगमेंट से अगर हम बात करने के लिए हम चले गए तो हर सेगमेंट का मुतालबा ये है कि जी कोरोना कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि हमारे लोग इनके पास गए हैं कि जब वैक्सीन करवाएं, तो उस पर भी इतनी हेजिटेंसी है कि वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग इस बारे में जो है वो सेंसिटिविटी या लोगों के अंदर वो जो रहम है वो ख़त्म हो गया है। सो बी काइंड टू नॉट ओनली टू योरसेल्फ, हमें अपनी सोसाइटी के साथ भी उसी तरह से काइंड होना है और अपने शहर, सूबे और मुल्क के साथ भी काइंड होना है। तो दिस इज व्हाट द ओनली मैसेज दैट आई हैव। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।